ओके, वेलकम अगेन। तो हमने जो है ना एप्लीकेशंस डिस्कस की और ये डिस्कस किया कि ये रिसर्च में जो है ना अ, इसको इफेक्टिव कहती है, रिसर्च कहती है कि ये इसके थ्रू जो है ना अच्छे पॉजिटिव जो है ना आउटकम आ सकते हैं। तो इस थेरापी को जो है ना यूज़ किया जाता है इस वजह से भी मॉडर्न क्लासरूम्स में या ऑर्गेनाइजेशन में या एज अ नॉन डायरेक्टिव लीडरशिप में इसको यूज़ किया जाता है। अब पॉइंट है कि किन चीज़ों के लिए ये थेरापी यूज़ हो सकती है। तो वो देखेंगे क्या हुआ। जी, तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। लेकिन इससे पहले ये है कि क्लाइंट सेंटर थेरापी कहाँ कहाँ पे हेल्प कर सकती है जनरली। तो क्लाइंट सेंटर थेरापी आपको जो है ना यहाँ क्लाइंट को एंग्जाइटी में हेल्प कर सकती है, डिप्रेशन में हेल्प कर सकती है, या कुछ मूड डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनमें भी हेल्प कर सकती है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, किसी ट्रामा से किसी मसले से गुजरे हो तो फिर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो उसमें भी ये क्लाइंट सेंटर थेरापी हेल्प कर सकती है, असिस्ट कर सकती है। अच्छा, अब उसके बाद है जो है ना स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन ऑफ दिस क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी। स्ट्रेंथ्स ये हैं कि ये एम्पावरिंग एंड वैलिडेटिंग फॉर द क्लाइंट है, ठीक है, वैलिड है और एम्पावर करती है क्लाइंट को। ठीक है, इसकी लिमिटेशन ये है कि मे नॉट बी सुइटेबल फॉर द क्लाइंट्स हु नीड मोर डायरेक्शन और स्ट्रक्चर, जिनको ज़्यादा हेल्प या असिस्टेंट चाहिए हो तो शायद वहाँ पे ये सुइटेबल ना हो। ये डीप ऑथेंटिक थेरापेटिक रिलेशनशिप बिल्ड करती है या फोस्टर करती है, ठीक है, स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं करती, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। और सिम्टम फोकस्ड टेक्निक भी नहीं है, ठीक है। वैसे तो डीप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करती है रिलेशनशिप पे, लेकिन फोकस्ड डायग्नोसिस नहीं करती, स्पेसिफिक जो डायग्नोसिस है, जो इशू है उसकी डायग्नोसिस फोकस नहीं होती। ये कल्चरली रिस्पॉन्सिव है क्योंकि इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस को फोकस करती है, किन मसलों से कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, इन चीज़ों पे फोकस करती है, ठीक है। ये नए जो है ना थेरापिस्ट के लिए कैन बी चैलेंजिंग या डिफिकल्ट, क्योंकि ये ऐसी टेक्निक्स जो है ना और शेयरिंग अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एम्पैथी देन कॉन्ग्रुएंस, ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये टेक्निक शायद यूज ना कर सके। and that it is a positive and optimistic view of human potential. So maybe ये जरूरी नहीं कि जो है ना सेवर मेंटल इलनेस में भी ये जो है ना थेरापी काम आए, लाइक साइकोसिस जो एक मेंटल इलनेस है या साइकोलॉजिकल इशू है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस हैं इसकी। देन की टेक्निक्स हैं, यानी कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए काउंसलर के पास या थेरापिस्ट के पास जिसके थ्रू वो यानी इसकी अ, अपने काउंसलिंग की या जो आपका क्लाइंट है उसको समझ सके। तो एक्टिव लिसनिंग है, पहले तो सही से उनको समझ सके, अंडरस्टैंड करे इमोशंस को, उनके मैसेजेस को, या उनके रिफ्लेक्ट करे वर्ड्स को। ठीक ठीक है, देन रिफ्लेक्शन हो अ, ताकि वो मिरर कर सके क्लाइंट्स के थॉट्स को एंड फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर सके कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग में क्लियरिटी आए आइडियाज में। ठीक है, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग हो, जनरली ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स में जो है ना आसानी के लिए रखी हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो, ठीक है, जिसमें वो फर्दर शेयर करे, अपनी ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी पे जो है ना फोकस करे। देन पैराफ्रेजिंग है। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये नहीं कि जो इंग्लिश वाला पैराफ्रेजिंग होती है कि जुमलों को ट्रांसलेट करना। इस यहाँ पे पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि जो क्लाइंट के इमोशंस हैं ना उन इमोशंस को अपने वर्ड्स में समझाना, उनको बताना कि आप ये क्या चाह रहे हैं। बड़ी बात कर जाता है क्लाइंट कि मैं ये मसलों से गुजर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर उन इतने बड़ी बातों को उनको किसी एक सेंटेंस में, दो सेंटेंस में सही से समझाना कि आप ये कहना चाह रहे हैं क्या। तो दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। देन समराइजिंग, यानी ओवरऑल जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशंस हैं, जो इशू आ रहा है उसको समराइज कर सके कि ये की थीम्स हैं और ये की इमोशंस हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं या जो आप फेस कर रहे हैं। तो इसको जो है ना समराइजिंग कहा जाता है इन काउंसलिंग थेरापी। ओवरऑल समरी ये है कि इट इज़ अ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ठीक है, डेवलप्ड बाय कॉल रॉगर। और ये एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी पे, यानी जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है उस पे फोकस करती है। ठीक है, सबकी अपनी टेंडेंसी होती है ग्रोथ की, डेवलपमेंट की। इनमें तीन मेजर फैक्टर्स हैं, एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, एम्पैथी है एंड देन कॉन्ग्रुएंस है।
टीचर एज अ या थेरापिस्ट एज अ फैसिलिटेटर काम करता है, ठीक है। एंड क्लाइंट जो है वो एक्सपर्ट है ऑन देयर ओन लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी का खुद एक्सपर्ट है, वो खुद जानता है वो अपने मसले कैसे हल कर सके या कैसे जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इनकॉन्ग्रुएंस हैं उसको रिड्यूस करने के लिए जो है ना किसी की हेल्प ली जाती है, ठीक है। और इंडिविजुअल की हेल्प की जाती है ताकि एक फुली फंक्शनिंग पर्सन वो बन सके या हो। फुली फंक्शनिंग पर्सन का मतलब ये है कि वो खुद अपने जो है मसले या प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, अपनी थेरापी खुद कर सके। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी या पर्सन सेंटर्ड थेरापी। इसके बाद हमारे CRQs हैं, जनरली इनको हम देखते हैं और फिर आप जो है ना ग्रुप में जो है ना अटेम्प्ट करके शेयर करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ कुड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी बी यूजफुल फॉर टीचिंग एंड पेरेंटिंग। ये जो तीन प्रिंसिपल्स या पॉइंट्स मेजर पढ़े हमने, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पथी एंड देन कॉन्ग्रुएंस या जेन्युइननेस, ये किस तरीके से जो है ना टीचिंग या पेरेंटिंग में हेल्प करते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, क्या ये हेल्पफुल हैं या नहीं है। तो पेरेंटिंग में भी ये जो है ना चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि हमें एम्पथी, जब तक बच्चों के साथ एम्पथी डेवलप नहीं करेंगे वो अपनी जो है ना प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करेंगे पेरेंट्स के साथ। देन टीचर को भी एम्पैथेटिक एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वाला रोल प्ले करना चाहिए ताकि बच्चे उसके साथ शेयर करें एंड फील करें कि उनको वैल्यू दिया जा रहा है और बच्चों को जो है सुना जा रहा है। तो ये लाजमी है। एंड देन लिस्ट एंड ब्रीफली डिफाइन एनी थ्री कोर कंडीशंस। यहाँ पे तीन लिख दिए, वैसे दो कर दें इसको, तीन तो फिर आप तीनों लिख देंगे। टू कोर कंडीशन दैट कॉल रॉगर बिलीव वर इसेंशियल फॉर इफेक्टिव थेरापी। इफेक्टिव थेरापी के लिए दो कंडीशंस, वैसे तीन जो है ना पॉल रॉगर ने कहा है, आप जो है ना दो के कोई भी लिस्ट करें और उनको जो है ना डिफाइन करें ब्रीफली कि क्यों वो ज़रूरी हैं थेरापी के लिए। सपोज करें एम्पथी, तो एम्पथी क्यों ज़रूरी है। एंड अगर आप कहते हैं भाई कॉन्फिडेंस यानी टीचर का या जो थेरापिस्ट है उसका जेन्युइननेस जो है ना वो लाजमी है, तो वो क्यों लाजमी है उसको डिफाइन करें। देन सिनेरियो थर्ड, एक सिनेरियो है कि क्लाइंट इज स्ट्रगलिंग टू डिसाइड वेदर टू चेंज करियर्स। एक कोई क्लाइंट है, कोई इंडिविजुअल है जो फेस कर रहा है इशू, वो सोच रहा है और इस स्ट्रगल में है कि चेंज करना चाहिए कैरियर या नहीं करना चाहिए। अब इसको इसी में काउंसलिंग चाहिए। क्लाइंट सेंटर थेरापिस्ट वुड नॉट टेल द क्लाइंट व्हाट डू। अब देखें, जब क्लाइंट सेंटर थेरापी आ गई तो उसको बताना नहीं है कि आप जॉब करें या नहीं करें, छोड़ दें, लेकिन क्या करना है, उसको गाइड करना है, असिस्ट करना है ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। उसके लिए क्लाइंट सेंटर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट सेंटर थ्योरी, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ थेरापिस्ट इन दिस सिचुएशन। अब मेन रोल मैंने आप लोगों को यहाँ पे जनरली बता दिया कि वो फैसिलिटेट करे, गाइड करे, ठीक है, एक डायरेक्शन दे ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, अपना करियर खुद जो है ना डिसाइड कर सके कि चेंज करना है या नहीं करना। क्योंकि आपने जस्ट इन्वायरमेंट देना है, आपने जस्ट उनको माहौल प्रोवाइड करना है, फिर डिसीजन जो है ना क्लाइंट ने खुद लेना है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लाइंट सेंटर थ्योरी जो चाइल्ड है या कुछ कर सकती हूँ। यस। सर हिन जो आसान मिसाल ईअं आहे त जॾहिं अक्सर करे असांजो आहे जेके स्टूडेंट्स हूंदा आहिनि या कोई न्यू माण्हू हूंदो आहे जेको अब्रॉड वञणु चाहींदो आहे, फॉर एग्जाम्पल अगरि कोई ऑस्ट्रेलिया वञणु थो चाहे, पोइ जेकी एजेंसीज़ वारा हूंदा आहिनि उहे अलॻि अलॻि उन्हनि जा जेके काउंसलर हूंदा आहिनि पोइ उहे छो त हिकिड़े नए माहौल में कोई माण्हू हितां जो वञे थो त उतां जा जेके बि, हाणे हिकिड़ो माण्हू आहे फॉर एग्जाम्पल मां आहियां, मां चवां थी त मां उते वञा ऐं वञी करे मां लिटरेचर जे सब्जेक्ट में वञी करे मास्टर्स कयां। उन जी जॻह ते मूंखे कोई काउंसलर आहे जेको मूंखे ख़बर आहे त हुननि खे वधीक ख़बर आहे त उतां ॿाहिरि लिटरेचर वारे माण्हूअ जी